नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में बात सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे की। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है आज और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे का आज ये दूसरा दिन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी सीएम नीतीश कुमार की। शाम 4 बजे मुलाकात का वक्त तय किया गया है, जब एक दूसरे के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की मौजूदगी मुलाकात। कल अमित शाह के साथ नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। बिहार के विकास पर विस्तार से इस दौरान चर्चा की गई। से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच जो बैठक चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे ये वही काफिला है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी गृह मंत्री जो अमित शाह है उनके आवास से निकले हैं और अपने आवास 6 कामराज लेन की तरफ निकले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में जैसे ही अभी हाल में कैबिनेट की जो विस्तार हुआ है उसके बाद काफ़ी अहम मानी जा रही है कि आखिर बिहार की दशा और दिशा किस ओर आगे आने वाले समय पे जाएगी, कैसे बिहार की स्थिति को और सुधार किया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई होगी। तो पीएम मोदी से आज सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात का मकसद बिहार के विकास पर चर्चा करना है। इससे पहले कल दिन भर क्या हलचल रही, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार में सरकार गठन और 84 दिनों बाद मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि इस मुलाकात में बिहार के विकास के साथ ही कई मुद्दों पर मंथन हो सकता है। अब तो आने जाने की शुरुआत हो गई है, तो एक बार तो चुनाव के बाद हमको आकर मिलना ही था, तो उसी के लिए हम आए। जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार का था वो तो हो ही गया, सब कुछ भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पाटलिपुत्र से दूर सीएम नीतीश कुमार जब हस्तिनापुर पहुंचे तो पहली बार उन्होंने एलजेपी पर भी अपना मुंह खोला और इशारों में ही बहुत कुछ कह डाला। उन लोगों ने तो जो कुछ भी है चुनाव में सबको मालूम है। अब उसके अलावे तो क्या भूमिका होगी नहीं भूमिका होगी ये तो भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में कुछ कहना है। हम तो कोई खास नोटिस नहीं लेते। वहीं दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने बंगाल चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का प्लान भी इशारों में बता दिया। हर पार्टी का डिफरेंट स्टेट में विंग होता है, तो हम लोगों की पार्टी का भी है, वहाँ के लोगों की इच्छा है, तो इसके लिए हमने जिनको बना दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह को, उन्हीं को कहा कि सब लोगों से बातचीत करके निर्णय लीजिए। अभी कोई ऐसी बात आई नहीं है कि कौन कितनी जगह पर लड़ेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में यही लोग यहाँ निर्णय लेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने लगे हाथ अपने सियासी विरोधियों को विकास का ककहरा भी पढ़ा दिया। बिहार के बारे में कोई जानकारी हो तब न, जिसको कख गघ की जानकारी नहीं है, वैसे लोगों के प्रश्न के बारे में आप लोग क्यों चिंता करते हैं? किसी को कोई किसी चीज के बारे में आइडिया है? क्या था बिहार? ये 15 साल में बिहार कहां से कहां पहुंचा है। वैसे सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास को लेकर सियासी हलके में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन दौरे का असल मकसद विस्तार के बाद विकास को लेकर मंथन से ही जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से, जहां हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल बर्थडे पार्टी का ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां काफी भीड़ के बीच एक युवक पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन की नींद इस वक्त उड़ गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी में लोगों ने शराब पी रखी थी। फायरिंग करने वाला युवक कई बार इस दौरान गोलियां बरसाता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि हवाई फायरिंग में किसी को ये गोली नहीं लगी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी जयंतकांत ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। एसएसपी ने फोन पर बताया कि कांटी थाना अध्यक्ष को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर गोली चला रहे शख्स की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं।
वो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त की स्क्रीन पर हैं वो बर्थडे पार्टी की हैं, लेकिन ये कैसा जश्न, ये कैसे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन जिसमें गोलियां ताबड़तोड़ चलाई जा रही हैं। गनीमत सिर्फ ये रही कि इन गोलियों के निशाने पर कोई शख्स नहीं आया। अब ऐसे में कई तरह के सवाल कि कब तक बर्थडे पार्टी में फायरिंग की घटनाएं होती रहेंगी? क्या बर्थडे पार्टी में फायरिंग की जरूरत है? जश्न के नाम पर दिखावा आखिर कब तक? ऐसे दिखावे पर लगाम कब तक लगेगी? खबर बेतिया से, जहां पर राशन कार्ड बनवाने के दौरान जमकर हंगामा किया गया और पुलिस को लाठी तक चलानी पड़ी। चनपटिया प्रखंड कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से यहां पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आवेदन जमा करने को लेकर महिलाएं आपस में ही भिड़ गई। किसी तरह पुलिस ने हंगामे पर काबू पाया और लाठियां चलाकर लोगों को नियंत्रित किया गया। तो राशन कार्ड बनवाने के नाम पर देखिए यहां पर हो हंगामे की शुरुआत महिलाओं के बीच होती है। उसके बाद हंगामा बढ़ता देख पुलिस की तरफ से लाठियां भाजी गईं। पटना में किसान 2 दिनों से बवाल काट रहे हैं। मामला जमीन के मुआवजे से जुड़ा हुआ है। पूरी रिपोर्ट देखिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जमीन पर ये महाभारत मुआवजे के लिए है, जो राजधानी पटना के दनियावा के बाईपास के पास 2 दिनों से छिड़ी हुई है। मुआवजे के लिए इस बवाल में महिलाएं भी शामिल हैं, जो कैसे जेसीबी के सामने आकर अपना विरोध जता रही हैं, आप देख सकते हैं। दरअसल दनियावा बाईपास के ऊपर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ओवरब्रिज का निर्माण होना है। जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है, लेकिन अब किसान अधिग्रहित भूमि का मुआवजा आवासीय दर पर किए जाने की मांग कर रहे हैं और मुआवजे के लिए 2 दिनों से हंगामा कर रहे हैं। काफी देर तक हो हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। प्रथम आपको बता दूं कि महिलाओं क्यों उग्र थी। उनको मर्दों को कल जो है बख्तियारपुर ले जाया गया था और रात को 1 बजे तक डिटेन करके रखा गया था। फिर 1 बजे रिहाई करने के समय ये शर्त रखा गया सीओ के पास कि अगर आप रिहाई कर रहे हैं तो कल हमको डीएम से है जो मीटिंग होना चाहिए और बात को है जो कंक्लूड करके ख़त्म किया जाए कि एक गतिरोध जो है हम लोग का मुआवजा का है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। फिलहाल प्रशासन ने किसानों से समस्या के लिए कुछ वक्त मांग लिया है। किसानों ने दिया भी है। किसान वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन के मुताबिक 90% किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। जाहिर है प्रशासन को जल्द से जल्द समस्या का निदान निकालना होगा, तभी इस महाभारत पर विराम लग सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज की रिपोर्ट। और आम आदमी अगर ट्रैफिक नियम तोड़े तो उसे भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ता है, लेकिन वर्दी वाले नियमों से ऊपर हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि राजधानी पटना में पुलिस वाले धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बाइक चला रहे पुलिसकर्मी ना तो हेलमेट पहनते हैं और ना ही ट्रिपल लोडिंग से ही परहेज की जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसी कई तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई जो गांधी मैदान, गोलघर, फ्रेजर रोड सहित कई इलाकों की हैं। सवाल ये कि खाकी वर्दी पर नियम लागू नहीं होते हैं क्या? किन्नरों से छेड़खानी और मारपीट कर चेन छिनतई की घटना के बाद किन्नरों ने आरोपी के घर हंगामा कर दिया। मामला पटना के फुलवारी शरीफ का है। किन्नरों का यह कहना है कि मंगलवार की रात टमटम पड़ाव के पास कुछ बदमाशों ने एक किन्नर को जबरदस्ती टेम्पो से उतारने की कोशिश की और इसका विरोध करने पर मारपीट की गई।
सोने की चेन छीनी जाती है। एक आरोपी की पहचान रानीपुर के विशु के रूप में की गई है, जिसके बाद किन्नरों ने उसके घर पर जाकर जमकर हंगामा किया। 4 महीना के मोतिहारी में नल जल योजना में बड़ी लापरवाही दिख रही है। कल्याणपुर प्रखंड के गांव में योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखती है। जिस पाइप का इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी बेहद खराब है। ग्रामीणों का यह कहना है कि अधिकारी सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगा रहे हैं। जल नल से यही दिक्कत है। उस दिन तो पातला पाइप डाल रहा था कल। अच्छा। और कहने के बाद में बोल रहा है कि 10 फीट हम आगे बढ़ा देते हैं, यही पाइप चलने दीजिए। एस्टिमेट 200 घर का 16,68,000 का है। पाइप कितने मीटर कितना देना है? 90 का 100 मीटर है, 75 का 300 और 63 का 200, 400 है और 50 है और 40 है। कितना कुल मिला के 1800 मीटर पाइप है। 1800 मीटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। खबर नालंदा से, जहां बालू माफियाओं के खौफ से महादलित परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। ये लोग जिस गांव में रहते हैं वहां पंचानी नदी के तट पर बसा हुआ है और इस नदी में बालू का अवैध खनन होता है, जिससे इन लोगों को इस बार का डर है कि बस्ती नदी में विलीन हो जाएगी। गांव वालों के मुताबिक बालू माफिया ने पुलिस का भी खौफ नजर नहीं आता। 3 सालों से महादलित परिवारों की सुरक्षा के लिए पुलिस कैंप भी कर रही है, लेकिन माफिया उन्हें भी धमकाने से बाज नहीं आते। नदियावा गांव के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महादलित परिवारों की सुरक्षा के लिए लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के गृह जिले नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के नदियामा गांव है, जो महादलित परिवार के यहाँ के लोग अभी भी दहशत के साए में जी रहे हैं। यहाँ पंचानी नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है और बालू माफिया लगातार बालू उठाव को लेकर यहाँ धमकी देते नजर आ रहे हैं। यहाँ जानते हैं उन्हीं पीड़ित परिवारों से जो किस तरह से दहशत के साए में जी रहे हैं। ये बताइए क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? हम लोग का परेशानी हो रहा है, रहने नहीं देता है सही ढंग से। ये है कि मुसरन के उजाड़ देवे सर तो उठा लेवे चाहे मार दे है। 4 गो के हमरे रजवन के मार दिल को। काहे ला काउची उठावे ला कह रहा है? ये बलुए ले आओ। हम लोग के रहते फिर में तो कोई धमकी नहीं देता है, कोई आता नहीं है, लेकिन हम लोग जो मतलब कि इस रात में भी घूमते रहते हैं। तो एकदम साफ कहना है इन लोगों की, जिस तरह से यहाँ जो दहशत में है एक खास करके महादलित परिवार, तो इन लोग काफ़ी दहशत में और शाम होते हुए अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं जो काफ़ी हिम्मत देते रहते हैं कि लोग ना डरे, लेकिन इन लोग भी फिर भी प्रतिदिन जो धमकी मिल रही है उससे डरे सहमे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पंचानी नदी है बगल में, वहाँ पर अब जब खबर बनाने पहुँचे थे तो भी बालू का कटाव जारी था, जबकि यहाँ के सुरक्षा कर्मी कहना है कि 4 थाना क्षेत्र का बॉर्डर है और चारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग दीपनगर में रहते हुए हालांकि रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कम पड़ जाते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। साल भर बाद बिहार के हाई स्कूलों में बच्चों का कोलाहल सुनाई देने लगा है। कोरोना से बचाव के एहतियात के साथ स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन जहां पूरी सरकार बैठती है वहां से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। बच्चे स्कूल आते तो हैं, लेकिन शिक्षा नहीं मिलती, चावल लेकर लौट जाते हैं। ऐसा क्यों है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। झोले में चावल डालकर सपनों को चकनाचूर करने वाली ये तस्वीर भविष्य को अंधकार में डालने वाली है। जहां किताबों से भरा बस्ता लेकर आना था, वहां स्कूल के बच्चे झोला लेकर चावल बटोरने आते हैं। क्योंकि पटना का शेखपुरा मध्य विद्यालय इन दिनों धर्मशाला बना हुआ है और क्लासरूम गोदाम। यकीन न हो तो आप भी देख लीजिए। पूरा बरामदा जो आप देख पा रहे हैं ये स्कूल का नहीं है सामान, बल्कि पुलिस वालों का किचन है। पूरा बरामदा रूम देखिए, ये रूम है, धर्मशाला बन गया है। यहाँ पर क्लासरूम थे और बच्चों का ब्लैक बोर्ड देखिए खाली पड़ा हुआ है।
और ककहरा की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। जहां पर बच्चे पढ़ते थे उस क्लासरूम में देखिए आराम फरमा रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनको आदेश मिला है इसी स्कूल में आपको कब्जा जमाना है। तो ये देखिए जरा आप, स्कूल बिहार भर में खोल दिए गए हैं, लेकिन राजधानी पटना में जहां पर पूरी सरकार रहती है, बगल में सचिवालय है, लेकिन हाकिम को परवाह नहीं है। पूरे तरह से देखिए आप कब्जा है। और ये तस्वीर देखिए, गोदाम बना हुआ है तो क्लासरूम पर कब्जा है, बरामदे पर कब्जा है। 8 फरवरी यानी 2 दिन पहले स्कूल खोलने का आदेश तो पारित कर दिया गया। स्कूल में शिक्षक भी आ रहे हैं, लेकिन पाठशाला में ठाठ कोई और जमाए बैठा है। लिहाजा बच्चे आते तो हैं पढ़ाई करने, लेकिन पेट भरने का इंतजाम लेकर घर चले जाते हैं। फरवरी से स्कूल खुला है। पढ़ाई हो रही है? नो सर, पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई भी हम लोग का। क्या कर रही हो? चावल लेके जा रही हो? यस सर, चावल लेके जा रहे, पढ़ाई तो नहीं हो रही है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। बताओ। हम लोग जब भी आते हैं तो चावल लेके चले जाते हैं। 8 फरवरी से स्कूल खुला है, लेकिन 3 दिन के अंदर एक दिन भी हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं। जब भी आते हैं चावल लेते हैं और चले जाते हैं। तकरीबन साल भर बाद स्कूल खुले हैं। इस स्कूल में अंतिम क्लास पिछले साल 13 मार्च को चली थी। उसके बाद से बच्चों के भविष्य पर कोरोना का साया है। साल भर बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन खाली स्कूल पर खाकी ने कब्जा जमा लिया। देखिए ये तारीख बयां कर रहा है कि 13 मार्च 2020 को, जब लॉकडाउन से पहले, कोरोना काल से पहले स्कूल जब खुले थे आखिरी वक्त में, तो ब्लैक बोर्ड पर 13 मार्च को पढ़ाई हुई थी। और ये देखिए आप, 2 अक्षरों वाले 10 शब्द लिखो। इसके बाद बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सके हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर है। हैरानी की बात यह है कि ये स्कूल सचिवालय से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके बिहार के भविष्य से व्यवस्था ने मुंह मोड़ रखा है। शिक्षा ग्रहण करना बच्चों का अधिकार है, लेकिन बेरुख व्यवस्था ने बच्चों को हाथ में चावल लेकर शिक्षा के भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा नहीं कि तमाम बातों से सरकारी अमला अनजान है, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कई बार पत्र लिखा, व्हाट्सएप किया, लेकिन सिस्टम को इतनी फुर्सत कहाँ कि बच्चों के बारे में सोच सके। सुनिए स्कूल के प्रिंसिपल की जुबानी बेहाल व्यवस्था की कहानी। 8 तारीख को जिला शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ आए थे। मैंने उनसे ये बात बताई। बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि आप तो आदेश निकालते हैं कि हम लोग को स्कूल खोल देने के लिए कि पुलिस बल रुकेंगे, खाली कौन करवाया, तो आप खुद बात कीजिए। मैंने डीएम साहब से बात किए, उन्होंने कहा कि 10 मिनट बाद बात कीजिए। 10 बार फोन लगाए, फोन उन्होंने नहीं उठाया। हमने उनके व्हाट्सएप पर पत्र लिख के डाल दिया। फिर एसएसपी के कार्यालय से बात किया, वो बोले कि एसएसपी के आवास पर जाकर आप पत्र दीजिए। कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई बिल्कुल बंद है पढ़ाई। चावल देकर बच्चे चले जाते हैं। लिखी गई, लेकिन शिक्षा के प्रति सरकारी अमला कितना सजग है, तस्वीरें उसकी गवाह है। स्कूल धर्मशाला और क्लासरूम गोदाम बना हुआ है। क्लासरूम में मौजूद एक जवान से जब हमने सवाल किया तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। स्कूल खुल गया है तो आप लोग अब स्कूल नहीं छोड़ेंगे? ये हम लोग नहीं ना, सरकार की प्रपोजल है। सरकार कैसे पढ़ेंगे ये हम लोग कैसे बताएंगे? ये सरकार बताएगी ना। सरकार आज कहेगी, अभी चले जाएंगे। हमको बरिए का आदेश का हम लोग पालन करेंगे। हर कोई फरमान का पालन कर रहा है, लेकिन इस फरमान के फेर में बच्चों का भविष्य फंस चुका है। उम्मीद करते हैं कि न्यूज 18 पर इस तस्वीर को देखने के बाद जिला प्रशासन हो या फिर सरकार हो, जरूर कार्रवाई करेगी और शायद बच्चों को शिक्षा भी नसीब होगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने छपरा सदर अस्पताल में डायलिसिस सुविधा का शुभारंभ किया। ये सुविधा राशन कार्डधारियों के लिए निःशुल्क होगी, जबकि दूसरे लोगों को रियायती दर पर ये सुविधाएं हासिल होंगी। मंगल पांडे ने कहा कि गरीब मरीजों को वो तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही हैं, जिसके लिए प्राइवेट अस्पतालों में मोटी फीस वसूली जाती है। कितना जगह कर रहे हैं? 19 डिस्ट्रिक्ट पीपीपी में कुछ सुविधाएं, सुख मरीज को बेड पे भी दिया जा सकता है, वो देने का कोशिश और प्रयास हम कर रहे हैं। उनको बेहतर इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो गरीब कभी पैसे के अभाव में डायलिसिस नहीं करा पाता था, जो हमारे नेफ्रो के पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, कई गरीब लोगों
उनके जान पर आफत आ जाता था यदि समय से उनकी डायलिसिस नहीं होती थी, और डायलिसिस के अभाव में बहुत कष्ट और संकट का सामना उनको करना पड़ता था। पूर्वी चंपारण में गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी ने थानाध्यक्ष संजीव रंजन को दोषी करार दिया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी और कुर्की की कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए। 21 जनवरी की शाम को नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था, जिसमें शुरू से ही थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध थी। इसके बाद एसपी ने जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट में परिजनों का आरोप सही पाया गया है और रिपोर्ट के आधार पर ही एसपी ने ये कार्रवाई की है। वो जो प्राथमिकी में उन्होंने लिखवाया है उसी का समर्थन उन्होंने किया है, और इसके अलावा जो वीडियो और ऑडियो कुछ वायरल हुए हैं, खास करके जो एक दाह संस्कार जैसा एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके संबंध में भी उनसे सत्यापित किया गया कि क्या ये वही वीडियो है जिसमें आपकी बच्ची का दाह संस्कार किया जा रहा है। तो उनके माता पिता और भाई के द्वारा बताया गया कि हाँ, ये वही वीडियो है जिसमें उनकी बच्ची का दाह संस्कार किया जा रहा है, और वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो इन्हीं के परिजन हैं। उनके विरुद्ध अप्राथमिकी अभियुक्त उनको उसी केस में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया है।